चलिए, मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है? एक बार कमेंट करके बताइए फटाफट से। आप देख पा रहे हैं मुझे? ओके। आज क्लास काफ़ी लेट पहुंच रही है आप तक, इसलिए मुझे इंतज़ार करना पड़ रहा है। काफ़ी देर से देख रही हूँ। लगभग 1 मिनट का अंतराल आ रहा है आप लोगों तक पहुंचने में। चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल वैसे ही प्रॉब्लम चल रही है इसमें। इतनी लेट बाद मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है। खैर चलो, हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था काल। काल यानी क्रिया का वह रूप जिसमें हमें पता चलता है कि क्रिया किस समय में हो रही है। आज क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्रिया पक्ष। देखो, ये क्रिया पक्ष जो है ये हमारे सभी एग्जाम में नहीं आता, लेकिन कुछ एग्जाम में आता है। और मुझे नहीं लगता कि ये इतना इम्पोर्टेंट है या ये क्रिया का एक पार्ट होना भी चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी हमारी किताबों में है, हमारे एग्जाम में आता है, तो इसलिए हमें इसे पढ़ना है। तो देखो, क्रिया पक्ष है क्या। जिस तरह से आपने क्रिया का काल जाना कि क्रिया के होने का समय कौन सा है, क्रिया के उस जिस रूप से पता चलता है उसे हमने उसका काल कहा। इसी तरह से क्रिया का भाव क्या है, यानी क्रिया किस भाव से हो रही है, किस प्रकृति में है, वो क्रिया पक्ष कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, हालांकि जब हम आज पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमने बहुत सारे इसी तरह के संयुक्त क्रिया के अंदर पहले ही हम उस चीज़ को पढ़ चुके हैं कि ये संयुक्त क्रिया के अंदर आता है, उस कुछ कुछ उसके जैसा। तो आपको कुछ जाना पहचाना लगेगा। तो आपको कैसे याद करना है, आज लिखना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। यहाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं पक्ष, अब सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो सामने मेरे पास है, हो सकता है आप लोगों के पास ना हो ये प्रिंट। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। नया आपको मिल जाएगा, क्रिया पक्ष न्यू के नाम से रहेगा, उसी को आप लीजिएगा। क्योंकि अगर आप में से किसी के पास पुराना वाला है तो उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि वो उसमें नया अपडेट लाया गया है। जो पुराना है वो अलग से था, मतलब जिससे मैं खुद ही सेटिस्फाई नहीं थी। मैं हमेशा ये बात बोलती थी कि ये क्रिया पक्ष का कोई मतलब नहीं बनता, कोई लॉजिक नहीं बनता यहाँ पे पढ़ने का, और फिर भी पता नहीं कैसे हमारी किताबों में रखा है। तो क्रिया पक्ष और क्रियावृत्ति दो ऐसे टॉपिक हैं जिसको बहुत सारी किताबों ने अलग अलग तरीके से बयान किया है। हर कोई अपने अपने तरीके से लेता है। तो यहाँ पे जो ये नया क्रिया पक्ष मैंने अभी आप लोगों के सामने रखा है, तो ये वो क्रिया पक्ष है जिसमें मुझे लगा है कि हाँ, ये एक परफेक्ट होना चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें वो सारी चीज़ें, थोड़ा तालमेल भी बनता है। तो एक सही तरीके से, या कहें कि एक किसी विद्वान ने ये बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, उन्हीं की चीज़ को यहाँ पे मैंने बनाया है, फिर से रीअरेंज किया है ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। अब मैं आपको बताती हूँ, आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न तो नहीं आता कि क्रिया पक्ष होते कितने प्रकार के हैं, ये वाली चीज़ तो नहीं पूछता है। वो पूछता है सिर्फ क्रिया पक्ष के नाम। तो वो अलग अलग तरह के नाम जो दिए हैं उन्हीं को देखे कि वाक्य देगा, और वाक्य में आपसे पूछेगा इसमें क्रिया का पक्ष बताइए। तो आपको वाक्य की प्रकृति को जानकर, वाक्य के भाव को जानकर आपको उसका क्रिया पक्ष बताना होता है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत सरल है, आप नाम से ही पहचान सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ पे क्रिया पक्ष की, तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया की प्रकृति, देखो एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो ये परिभाषा लिखी है, ये परिभाषा उस तरीके से लिखी गई है कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि क्रिया की प्रकृति अर्थात क्रिया व्यापार। एक क्रिया व्यापार या क्रिया की प्रकृति का मतलब क्या है, यानी पहलू, स्वरूप या भाव या प्रकृति। आप इन चारों में से जो भी, जिस भी पॉइंट को अच्छे से समझ पाते हैं वैसा समझिए। यानी क्रिया की प्रक्रिया या क्रिया का व्यापार का मतलब होता है
कि प्रकृति, उसका भाव, उसका पहलू, ठीक है, या उसका स्वरूप कैसा है, वो उस तरह की चीजें आपको, मतलब उसका भाव आपको निकालना है, तो वो होता है क्रिया पक्ष। अब क्रिया पक्ष के यहाँ पे 5 पक्ष दिए गए हैं मुख्य रूप से। कौन कौन सा? आरंभ द्योतक पक्ष, सातत्य बोधक पक्ष, या जिसे हम प्रगति द्योतक पक्ष भी कह सकते हैं, पूर्णता द्योतक पक्ष, नित्यता द्योतक पक्ष और स्थिति द्योतक पक्ष। ठीक है, इसके भी अलग अलग 3 नाम हैं, सबने अपने अलग अलग नाम से दिए हैं। एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे ये हमारे होते हैं। तो सबसे पहले वाला हम देखते हैं, फर्स्ट हमारा है आरंभ द्योतक पक्ष। देखो, नाम से ही पहचानना है, आरंभ द्योतक यहाँ पे जो कहा गया है, मतलब आरंभ मतलब शुरुआत। ठीक है, तो ये पक्ष क्या कहता है? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है, मतलब हमें क्रिया के आरंभ होने का, शुरू होने का पता चलता है, वैसे वाक्य हमारे जो होंगे। यानी हम इसे और सरल शब्दों में जाने तो हम ये कह सकते हैं कि जिस वाक्य में हमें किसी काम के शुरू होने का पता चले कि ये काम अब शुरू हो गया है, वैसे वाक्यों को हम किसके अंदर रखेंगे, या फिर वो क्रिया का कौन सा पक्ष कहलाएगा? आरंभ द्योतक पक्ष कहलाता है क्रिया का। जैसे अजय अब खेलने लगा है, तो अजय अब खेलने लगा है, तो इसमें हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि अजय ने खेलना क्या कर दिया है? शुरू कर दिया है। जैसे हिमांशु अब अखबार पढ़ने लगा है, तो यहाँ पे हिमांशु ने अखबार पढ़ना शुरू कर दिया है। उसी तरह से बच्चा स्कूल जाने लगा है, बच्चे ने स्कूल जाने का काम क्या कर दिया? शुरू कर दिया। रवि अब कल से हिंदी पढ़ने लगेगा, मतलब अब ये चाहे भले ये भविष्य में है, ठीक है, तो वो कल से हिंदी पढ़ने लगेगा, यानी अब ये वो शुरू करने वाला है। तो यहाँ पे जो हमें क्रिया के ये भाव यहाँ पे पता चलते हैं। देखो, ये यहाँ पे हमने पढ़ा था बच्चा स्कूल जाने लगा था, तो ये कब? बीते हुए समय में काम शुरू हुआ था। और इसमें पढ़ने लगेगा, ये आने वाले समय में काम शुरू होगा। और ऊपर के जो 2 वाक्य हैं हमारे, ये वर्तमान को बता रहे हैं कि काम शुरू कर दिया गया है। तो कहने का मतलब है, चाहे हमारा भूतकाल हो, चाहे भविष्यकाल हो, चाहे वो हमारा वर्तमान काल हो, तीनों काल में हमें क्रिया के शुरू होने का भाव पता चले, वो हमारा किसके अंदर आएगा? आरंभ द्योतक पक्ष के अंदर आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 हमारा कहता है सातत्य बोधक पक्ष। अब देखो, सातत्य बोधक पक्ष जिसको हम प्रगति द्योतक के नाम से भी जानते हैं, अब इसको आप समझिएगा कि ये सातत्य जो है, नाम को कैसे याद रखना है, ये बना है सतत शब्द से। किससे बना है? सतत शब्द से। सतत शब्द में यह प्रत्यय जोड़ा गया, तो ये सातत्य हो गया। अब यह प्रत्यय किस तरह से जोड़ा गया है, ये आप लोगों ने पढ़ा ही है, आपको पता है, तो आप जोड़ सकते हैं। इस सतत का मतलब होता है लगातार। ठीक है, इस सतत का मतलब क्या होता है? लगातार, आगे आगे। ठीक है, तो इसीलिए इसे सातत्य बोधक या प्रगति द्योतक पक्ष कहते हैं। इसमें क्या कहता है? क्रिया के जिस स्वरूप से क्रिया के लगातार चालू रहने का अथवा क्रिया की निरंतर प्रगति का बोध होता है। मतलब या तो हमें ये पता चले कि जो क्रिया है वो क्या है? लगातार चल रही है, ठीक है, कंटिन्यू है, लगातार है, या हमें पता चले कि क्रिया की निरंतर प्रगति हो रही है, यानी क्रिया जो है वो निरंतर प्रगति पे है। जो कोई भी काम है उसमें क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है, आगे विकास होता जा रहा है, प्रगति होती जा रही है। वैसा हमें वाक्य के भाव से पता चले तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रगति द्योतक पक्ष या सातत्य बोधक पक्ष कहलाता है क्रिया का। उदाहरण देख सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हमने यहाँ पे सामने लिए हैं। जैसे कल्पना अच्छा गा रही है, तो गा रही है मतलब क्या है? काम जो है वो लगातार चल रहा है। लगातार चलने पे हमें पता चलेगा वह उन दिनों बहुत खेल रहा था। अब ये बीते हुए समय की बात हो रही है, लेकिन बीते हुए समय में भी तो कार्य क्या था? और लगातार जारी था, ये हमें पता चलता है। आशीष आजकल कॉलेज जा रहा है, तो ये वर्तमान समय में बात हो रही है कि वो क्या है? काम को जारी होना दिखा रहा है। सुबह से गर्मी बढ़ती जा रही थी, तो यहाँ पे बीते हुए समय में कहा कि सुबह से गर्मी बढ़ती जा रही थी। क्या हो रही थी? गर्मी उस पे प्रगति पे थी, यानी बढ़ती ही जा रही थी, निरंतरता थी उसमें। ठीक है,
भारत की नदियां सूखती जा रही हैं। क्या हो रहा है? ये लगातार उसमें सूखने में प्रगति हो रही है, यानी वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, इसी तरह से शहर में भीड़ बढ़ती जा रही है, तो इसमें भी क्या है, लगातार वृद्धि होती जा रही है, प्रगतिशील है ये। तो यहाँ पे हम जब हर किसी को देखें, या तो लगातार काम का होना पाया जा रहा है, या फिर क्रिया से हमें पता चलता है कि उस काम में क्या हो रही है, निरंतरता वृद्धि होती जा रही है। तो ये हमें बताता है यहाँ पर कि यह सातत्य बोधक या प्रगति द्योतक पक्ष कहलाएगा क्रिया का। ठीक है, इसके बाद जब हम देखेंगे आगे, नंबर 3 हमारा बताता है पूर्णता द्योतक पक्ष। नंबर 3 कहता है पूर्णता द्योतक पक्ष। तो आप नाम से ही पहचान सकते हैं। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से क्रिया की पूरी तरह समाप्त हो जाने का बोध हो। ठीक है, क्रिया के पूर्ण रूप से समाप्त हो जाने का बोध जहाँ पे लगे, वो क्या कहलाएगा? पूर्णता द्योतक पक्ष। वो क्रिया का पूर्णता द्योतक पक्ष कहलाएगा। उदाहरण आप देख सकते हैं, वह क्रिकेट खेल चुका है, काम क्या कर चुका है? समाप्त कर चुका है। ठीक है, उसी तरह से उसने मेरे घर पहुंचने से पहले खाना खा लिया था। काम क्या हुआ? समाप्त हो चुका है। काम क्या है? खत्म हो चुका है। सरका ने किताब पढ़ ली है। काम क्या हुआ? समाप्त हो चुका है। शिक्षक ने कल ही किताब पढ़ा दी थी। काम क्या हुआ? समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो जहां पे काम समाप्त हो जाए वो क्या बताएगा? पूर्णता द्योतक पक्ष को बताएगा। आसानी से पहचान सकते हो, इसमें कहीं कोई ऐसी चीज नहीं जो आप आसानी से न पहचान सके। ठीक है, चलिए इसके बाद नंबर 4 की बात करेंगे। नंबर 4 आपका कहता है नित्यता द्योतक पक्ष। नित्यता द्योतक पक्ष कहता है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के नित्य होते रहने अथवा सदा बने रहने का बोध होता है। देखो, नित्यता द्योतक आपने संयुक्त क्रिया में भी पढ़ा था, इससे पहले भी और चीजें पढ़ी थी संयुक्त क्रिया के अंदर, है ना? तो वहीं पे बता रहा है कि जब काम जो है वो सदा बना रहे, कल भी था, आज भी है, आगे भी रहे। तो क्रिया के जिस रूप से आपको इस भाव का पता चले कि कार्य क्या है? नित्यता है, या फिर काम एक किसमें एक समय अंतराल के बाद बार बार रिपीट होता रहे। जैसे सूरज उगता है, छिपता है, उगता है, छिपता है, उगता है, छिपता है, तो ये क्या है? एक समय अंतराल के बाद होता जाता रहता है। उसी तरह से जैसे मान लो हमने कहा कि तुम मुझसे मिलने आया करना, तो ये भी एक वाक्य में किसमें? निरंतरता को दिखाएगा, नित्यता को दिखाएगा। तो वाक्य देखते हैं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये हमको पता है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, कल भी, आज भी और आगे भी लगाती रहेगी। ठीक है, तो ये हमेशा होने वाला वाक्य है, तो इसलिए क्रिया का कौन सा पक्ष होगा? नित्यता द्योतक पक्ष होगा इसमें। सूरज पूर्व में निकलता है, कल भी निकलेगा, आज भी निकला है, आगे भी निकलेगा। ठीक है, मतलब कल भी निकला था, निकला है, निकलेगा भी, तो ये हमेशा बना रहेगा, हमेशा बना रहने वाला नित्यता द्योतक। मैं बचपन में पेड़ पर चढ़ा करता था, उस समय मेरी आदत थी, अब भले ही रुक गया है, लेकिन उस समय एक समय अंतराल के बीच में ये काम निरंतर होता रहा था। तो ये हमारा बीते हुए समय में क्रिया का नित्यता द्योतक पक्ष कहलाएगा। ठीक है, बात को समझना। एक समय था जब मैं बचपन में था, तो मेरा बचपन एक उम्र से, या कहें जब मैं चलना सीख गया, यानी अगर मैं 2 साल का चलना सीख गया, तो 2 साल से लेके अगर मैं 15 साल तक के बीच में अपने बचपन को अगर काउंट करूं, तो इस समय मैं अपने पेड़ पे चढ़ता था, तो लगातार बार बार, है ना? तो वो उसमें नित्यता है, हमेशा होते रहने की संभावना। माँ बच्चे को नहलाती है, अब एक दिन में तो एक ही दिन तो नहीं नहलाती, माँ का ये क्या है? रूटीन है, ये आगे हमारा मतलब नित्य होने वाला काम है। तो आपको ऐसे पहचानना है इस पक्ष को कि जो नित्यता द्योतक पक्ष है वो कैसे होगा, इस तरीके से। समझ गए? चलो, अब इसके बाद नंबर 5वां हमारा आता है स्थिति द्योतक। स्थिति द्योतक पक्ष या स्थित्य बोधक पक्ष या स्थित्यात्मक पक्ष। ठीक है, तीनों नाम हैं, तीनों नाम से आप कैसे भी जान सकते हैं इसको। क्रिया के जिस रूप से क्रिया की स्थिति अथवा अवस्था का बोध होता है, मतलब वो उसकी क्या अवस्था है, उसकी स्थिति क्या है ना? ये दोनों ही चीज़ों को आपको समझना है। कैसे? उदाहरण से समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे वह एक वकील है, जैसे मान लो हम बात करें, वह एक डॉक्टर है, वह एक अधिकारी है, हम इस तरह से बोलते हैं, तो ये क्या है? उसकी स्थिति,
है ना, उसकी स्थिति को दिखा रहा है। तो उसकी स्थिति को तो ऐसे वाक्य कि वह एक अध्यापक है, वह एक स्टूडेंट है ना, इस तरह के वाक्य अगर आपको यहाँ पे देखने को मिले तो वे हमारे किसके अंदर आएंगे, यानी क्रिया का पक्ष उनमें कौन सा होगा, स्थिति द्योतक। जैसे दूसरा, कंप्यूटर मेज पर रखा था, तो ये भी क्या है, उसकी अवस्था को दिखा रहा है, मतलब है कहाँ, वो स्थित कहाँ था, तो मेज पर रखा हुआ था। तो आप इस वाक्य को, इसमें अगर क्रिया का पक्ष पूछा जाएगा तो कौन सा होगा, स्थिति द्योतक। दूसरा, नेक्स्ट, मेरी किताब बैग में रखी है, तो मेरी किताब बैग में रखी हैं, तो बैग में रखी हैं, किताबों की स्थिति कहाँ है, वो कहाँ स्थिर हैं इस समय, तो वो बैग में है, तो ये उसकी स्थिति को दिखा रहा। तो ऐसे वाक्य में जो हमारी क्रिया का पक्ष होगा वो क्या होगा, स्थिति द्योतक पक्ष होगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आया आपको। ये थे हमारे क्रिया पक्ष, और ये 5 हमारे हैं स्थिति द्योतक, जिसमें स्थिति अवस्था का बोध होता है। नित्यता द्योतक पक्ष, जिसमें क्रिया की लगातार बने रहने का बोध होता है। और इसके बाद पूर्णता द्योतक पक्ष, जिसमें किसी काम के समाप्त हो जाने के बारे में पता चलता है, वो उसमें क्रिया का कौन सा होता है, पूर्णता बोधक पक्ष। सत्यता सातत्य बोधक पक्ष, मतलब सातत्य मैंने बताया सतत से बना है, सतत कहते हैं लगातार, तो याद रखिएगा लगातार से इस तरह से इसको। तो प्रगति द्योतक, जिसमें प्रगति दिखाई दे, लगातार मतलब काम लगातार जारी रहे, दोनों में से कोई सा भी हो तो ये आएगा। और इसके बाद आरंभ द्योतक, क्रिया जब शुरू हो जाए, लगे कि अब क्रिया, इस वाक्य से पता चल रहा है कि इस वाक्य से क्रिया शुरू हो गई है, तो वो आरंभ द्योतक पक्ष के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये जो पक्ष हैं ये हमारे जो राजस्थान की परीक्षाएं हैं उनमें आते हैं, एमपी की परीक्षा में आते हैं। उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में ये नहीं आते हैं, मतलब एसआई में नहीं आते, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी में आते हैं। यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी परीक्षा होंगी, लेखपाल की हो, वीडियो की हो या कोई भी हो, उन सब में ये आते हैं। ठीक है, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है आप सभी लोगों को। अब क्रियावृत्ति की बात करें तो क्रियावृत्ति क्या है, देखो अगर वास्तव में मैं सच्चाई बताऊं तो इस टॉपिक का भी कोई अर्थ नहीं है, इसे नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी जैसे क्या है कि हमारे कुछ इतने महान विद्वान हैं जो हमारी हिंदी की बड़ी सेवा करना चाहते हैं, और वो हमारी हिंदी की बड़ी सेवा करके ना हमारी हिंदी को क्लिष्ट बना देते हैं, और क्लिष्ट बना के फिर वो कहते हैं हमने हिंदी की सेवा कर दी, जबकि उन्हें खुद नहीं पता कि जाने अनजाने में वो अपनी हिंदी को इस तरह से क्लिष्ट कर गए कि उनके कोई और दूसरी सभ्यता तो पढ़ने की बजाय उनके अपनी खुद के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, वो कहेंगे कि हिंदी तो बहुत टफ है। तो ऐसे ही हमारे कुछ महान विद्वानों ने इन तथ्यों को रखा। हालांकि मेरा अपना निजी विचार ये है कि मुझे मौका मिले हिंदी में इन सब चीज़ों को अगर सही करने का तो मैं इन्हें बिल्कुल हटा दूंगी क्योंकि मेरे लिए, मेरे नज़रिए में इनका कोई औचित्य नहीं है। बट फिर भी परीक्षा में पूछा जाता है तो पढ़ना तो पड़ेगा, तो आप भी याद करिए, मैं भी पढ़ाती हूँ, आप भी याद करिए। तो क्रियावृत्ति की बात करें, अब क्रियावृत्ति क्या होती है, जिस प्रकार से क्रिया का काल हुआ, तो भाई काल, उसके समय को समझना तो हमें बेहद जरूरी है, हमें वरना कैसे पता चलेगा कि क्रिया कब हो रही है। फिर पक्ष पढ़ा, तो पक्ष मतलब किसको बता रहा है, उसकी प्रकृति को बता रहा है, उसका स्वरूप कैसा है क्रिया का। और ये जो क्रियावृत्ति है ये बताता है कि वाक्य में जो काम हो रहा है उसका मूड कैसा है। अब हालांकि मुझे ये वाली बात समझ नहीं आती, मेरी समझ से बाहर होती है, मतलब क्रिया का मूड होगा या कर्ता का मूड होगा, होना तो कर्ता का भी, सजीव जो है, मूड तो मतलब मनः स्थिति, कि उसकी मनः स्थिति कैसी है, जो करता है वाक्य में बोलने वाला है, और उसका इरादा क्या है, क्रिया का जो रूप उसे ये बताता है, तो उसी को कहते हैं क्रिया की वृत्ति। ठीक है, तो यहाँ पे यही हमने थोड़ा सा इसको सही ढंग से लिखने की कोशिश करी है कि इसमें क्रिया का मूड नहीं, मूड किसका होता है, वक्ता का होता है, कि भाई वक्ता का मूड कैसा है उस क्रिया के बारे में बोलते समय या कहते समय। तो उस स्थिति में हम इसको क्रियावृत्ति के रूप में रखते हैं, और इसको भी, इसके भी 6 भेद रखे गए, ये 6 भेद बना दिए हैं। कौन से, एक आज्ञार्थक वृत्ति, और एक निश्चयार्थक वृत्ति, एक संभावनार्थक, जिसे संदेहार्थक भी वृत्ति भी कह सकते हैं। और देखो कुछ किताबों में आप जैसे पढ़ेंगे तो आपको संभावनार्थक और संदेहार्थक ये 2 अलग अलग भी मिल जाएंगे। ठीक है, नंबर 4 में सामर्थ्यार्थक, सामर्थ्य सूचक वृत्ति, और संकेतार्थक वृत्ति, और बाध्यता सूचक वृत्ति।
अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि जिस समय आप वाक्य पढ़ेंगे, अर्थ के अनुसार वाक्य के भाग कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो अर्थ के अनुसार जो वाक्य के भाग हैं, उनमें आपको इसके दर्शन हो जाएंगे, मतलब आपको दिख जाएगा कि ये तो बिल्कुल वैसे ही हैं। तो वाक्य के भाग तो पढ़ना ज़रूरी होता है कि भाई वाक्य कितने प्रकार का होता है, कैसे बनता है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है ना, वो सारी चीज़ तो हमें पढ़ने पड़ता है, वो तो वहाँ पे ज़रूरी है। लेकिन ये यहाँ पे कैसे क्यों दिया है, इसका कोई मतलब समझ नहीं आता, बट फिर भी क्योंकि परीक्षा में यहाँ से एक प्रश्न आता है, इसलिए आपको पढ़ना जरूर है। तो चलो इसको भी नाम के अनुसार हम याद रख लेंगे और उदाहरण से हम इसको सीख लेंगे। ठीक, चलिए तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आज्ञार्थक वृत्ति की। अब आप देखिए, क्रिया के जिस रूप से अनुरोध अथवा आदेश देने या काम को करने का भाव का बोध होता है, मतलब आपको ऐसा पता चले कि किसी वाक्य में क्रिया का काम को करने का अनुरोध हो रहा है या ऑर्डर दिया जा रहा है, तो वो हमारा क्या होगा? आज्ञार्थक वृत्ति के अंतर आएगा। जैसे जरा दरवाज़ा बंद कर दो, इसमें क्या है? हम ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप जल्दी घर जाइए, मतलब कह रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि आप जल्दी घर जाइए, तुम जल्दी से ये पानी पी लो। यहाँ पे भी उसको कहा जा रहा है, बोला जा रहा है कि तुम ये काम कर लो। तो इसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? क्रिया की आज्ञार्थक वृत्ति के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारा आता है निश्चयार्थक वृत्ति। निश्चयार्थक वृत्ति क्या कहता है, उसे समझिए। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का निश्चित रूप से पता चलता है, ठीक है, अभी तो हम वहाँ पे भी पढ़ के आए थे पक्ष में कि निश्चित रूप से पता चलता है, लेकिन यहाँ पे भी जान लो कि हमें ना क्रिया के उस रूप से उसके निश्चित होने का पता चलेगा। तो उदाहरण देख लेंगे, जैसे कौशल रोज सुबह में सेब खाता है। तो रोज सुबह में सेब खाता है, तो हमको ये पता है कि अगर हम वर्तमान वाले वाक्य में इसको देखें कि वो ये काम निश्चित रूप से करेगा, क्योंकि ये ऐसा करता आया है। ठीक है, दीपू कल आगरा गया, तो जब ये बीते हुए समय में हुआ है, तो जाने का काम तो कंफर्म हुआ है, निश्चित रूप से हुआ है। घोड़ा दौड़ रहा था, तो घोड़ा दौड़ रहा था, बीते समय की बात हो रही है, तो स्वाभाविक सी बात है, ये भी कार्य क्या है? निश्चित रूप से हुआ है। तो इस तरह के वाक्य जो है हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? निश्चयार्थक वृत्ति। इनके अंदर जो मतलब क्रिया की वृत्ति होती है वो निश्चयार्थक वृत्ति होती है। ठीक है, इस तरह से पहचानेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास आता है नंबर 3। नंबर 3 संभावनार्थक या संदेहार्थक। देखो, संभावना या संदेहार्थक आपने काल में पढ़ा, मैंने वहां पे आपको समझाया है, जिसके घटने में ही हमको क्या हो? संदेह हो कि ये हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसी तरह से देखते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने की संभावना होती है अथवा क्रिया के होने के साथ कुछ संदेह बना रहता है, उसे संभावनार्थक या संदेहार्थक वृत्ति कहते हैं। अब देखो, आप अगर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि या तो हम संयुक्त क्रियाओं को, या जैसे क्रियावृत्ति और क्रिया पक्ष जो है, दोनों को जब हम पढ़ते हैं, आपको लगेगा कुल मिला के कि हम संयुक्त क्रिया को रिपीट कर रहे हैं, हम काल को रिपीट कर रहे हैं, और फिर जब हम आगे वाक्य पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने वाक्य को भी पहले ही रिपीट कर लिया है। तो ये दोनों के अंदर वही सारी चीज आती है। जैसे शायद मैं कल दिल्ली जाऊं, शायद मैं कल दिल्ली जाऊं, अभी कोई निश्चित नहीं है। सुनील घर से चल पड़ा होगा, अब चला है या नहीं चला है इसका कोई निश्चित नहीं है। मुझे लगता है कि वह घर नहीं जाएगा, पता नहीं है, जा भी सकता है ना, निश्चित नहीं है। चपरासी पहरा दे रहा होगा, कोई पता नहीं है कि वो सो रहा हो। ठीक है, तो इस तरह से ये चारों वाक्य जो हैं, इन सब में क्या है? संभावना है कार्य के होने की, यानी जो क्रिया है उसके होने की संभावना ही बची हुई है। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 है सामर्थ्य सूचक वृत्ति। सामर्थ्य क्या होता है? सामर्थ्य कहते हैं शक्ति को, ताकत, हमारे अंदर वो क्षमता है कि नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं
क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने में सामर्थ्य यानी शक्ति का बोध होता है उसे सामर्थ्य सूचक वृत्ति कहते हैं। और इसमें आप देख सकते हो कि सक्ता शक्ति सक्ते ये वाला वाक्य के अंत में लगा होगा, तो उसके अंदर क्रिया की सामर्थ्य सूचक वृत्ति पाई जाएगी। ठीक है। अजय किताब पढ़ सकता है, तुम उस दिन दौड़ सकते थे, मेरी माताजी अब चल फिर सकती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि इन सब में क्या है, कार्य को करने की शक्ति से संबंधित बात कही गई है। ठीक। तो इसे हमें पता चलेगा सामर्थ्य सूचक वृत्ति कहलाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 हमारा कह रहा है संकेतार्थक वृत्ति। संकेतार्थक वृत्ति क्या कहलाएगा? देखो, ये भी आपने पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे इसको, वाक्य के अंदर पढ़ेंगे और आपने इसको काल के अंदर भी पढ़ा है। जिस वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं और दोनों में कार्य कारण का संबंध होता है। कार्य कारण मतलब एक का होना ना होना दूसरे के होने ना होने पर निर्भर करता है, तो उसे कार्य कारण का संबंध कहते हैं। ठीक है। जहां एक कार्य का होना या नहीं होना दूसरे कार्य के होने ना होने पर निर्भर करे, वहां क्या होगा? संकेतार्थक वृत्ति होगी क्रिया की। अगर रानी समय पर आ जाएगी तो मैं आज ही दिल्ली पहुंच जाऊंगा। अगर समय पर नहीं आएगी तो मैं दिल्ली नहीं जा सकूंगा। दूसरा वाक्य कहता है यदि तुम मेरे घर जाओगे, यदि तुम मेरे घर आओगे तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। तो यहाँ पे अगर तुम मेरे घर आओगे तो मैं चलूंगा, अगर तुम मेरे घर नहीं आओगे तो मैं नहीं चलूंगा। ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे पता चलता है कि एक कार्य का होना न होना दूसरे कार्य के होने न होने पर निर्भर करता है। और इस तरह के वाक्यों में क्रिया की कौन सी वृत्ति होती है? संकेतार्थक होती है। नंबर 6 हमारी वृत्ति यहाँ पे आती है और बाध्यता सूचक वृत्ति इसको हम कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने की बाध्यता का बोध होता है, मतलब हमें बाध्यता है, जिसे आपने पढ़ा था ना संयुक्त क्रिया में, परतंत्रता बोधक संयुक्त क्रिया, जहां पे हमें कार्य मजबूरी में करना पड़ता हो, बाध्यता है कार्य को करने की, वैसा ही यहाँ पे आया है कि ये फॉर्म तो आज ही भरना पड़ेगा, बाध्यता है क्योंकि कल डेट समाप्त हो जाएगी। तुम्हें मेरे साथ बाजार चलना पड़ेगा, तुम्हें पड़ेगा चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, चलना पड़ेगा। मुझे ये काम आज ही पूरा करना होगा, मजबूरी है, कोई कारण है जिसकी वजह से ये कार्य आज ही पूरा करना है, तो ये क्या है? बाध्यता है। तो ऐसा वाक्य अगर सामने आए और उसमें वृत्ति पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? बाध्यता सूचक वृत्ति। आराम से उम्मीद करती हूँ आपकी परीक्षा में जब ये सारी चीज़ें आएंगी तो आप सभी लोग इनके नाम को याद रखिए, इनकी प्रकृति को याद रखिए और वाक्य आने पर आप इनको पहचान लेंगे। ठीक है। तो ये बताइए मुझे, ये जो मैंने आपको समझाया ये यहाँ पे आपको समझ में आया? यही है आपका क्रिया पक्ष और क्रिया वृत्ति। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझने वाला ना हो कि जो आप समझ ना सकें। आप समझ चुके हैं, पहले ही आपने क्रिया का काल किया है, संयुक्त क्रिया की है, वहाँ आप अच्छे से समझ चुके हो। तो जो मैंने बताया कि इनसे आपकी परीक्षा में एक प्रश्न तो बनता ही बनता है लगभग, तो उस एक प्रश्न के लिए इनको रट लो, जैसे मैंने बताया बिल्कुल जैसे दिया है इसको बस रट लो। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, न समझ में आया तो नाम के साथ इसको रट लेना, क्योंकि इसे समझाना बिल्कुल अलग ही है। कैसे समझाएं? क्योंकि हम काल में भी उस चीज़ को पढ़ चुके हैं, हम उसको संयुक्त क्रिया के अंदर पढ़ चुके हैं, हम उसको फिर से वाक्य के अंदर पढ़ेंगे और यहाँ पे तो ये बिल्कुल ही कंफ्यूज करता है कि ये कितनी सारी चीज़ें हैं, है ना। ना वृत्ति समझ में आती, ना पक्ष समझ में आती। हमें वैसे तो समझ में आ जाता है कि काल तो है भाई, समय को बता रहा है क्रिया का, तो इसीलिए आप लोगों को क्या है इस पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा और इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा ध्यान से। चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे और कल इसके आगे जो हमारा अगला टॉपिक होगा, अगला टॉपिक इसके आगे हमारा क्या होगा? क्रिया के बाद हमारा अगला टॉपिक आ जाता है अविकारी शब्द। ठीक है। इसके बाद अविकारी शब्द आ जाएगा हमारा। तो जो हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम अविकारी शब्द करेंगे। तो आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है। चलिए ठीक है, तो फिर आज हम यहीं पे अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। और जो आपकी PDF है वो अभी मैं क्लास के बाद डाल दूंगी, उसको आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए ठीक।